अब मैं आपको देखो ये अक्षांश देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा समझाऊंगी। और भारत की जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, किस किस राज्यों के साथ कितनी सीमा लगती है, और कुल राज्यों की सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, पूरा देखेंगे हम। अब मैंने कहा राजस्थान के उपनाम कौन कौन से हैं वो बताऊंगी मैं आपको, और उसके बाद आगे देखते हैं हम। अभी ये हमादा मरुस्थल कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देखेंगे। थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो देखेंगे, कौन कौन सा क्षेत्रफल कितना है पूरा देखेंगे। यहाँ मैं जीवाश्म पार्क, मोहनगढ़ जो भी है वो सब बताऊंगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान जो भी भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे पहले, और फिर भौतिक प्रदेश भी पढ़ेंगे, कौन कौन से भाग है, 4-5, किस किसने दिया था, किसने, वी.एन. मिश्र ने कौन सी पुस्तक में बांटा था वो नया पढ़ेंगे आज हम। और अक्षांशीय विस्तार भी पढ़ेंगे, देशांतरीय विस्तार भी पढ़ेंगे, मैप से बताऊंगी। और पहले राजस्थान का नामकरण देखते हैं। राजस्थान राजपूताना में क्या दिया था, मनोज नैन्सी ने कहाँ दिया, और राजस्थान शब्द का जो वैधानिक कानूनी मान्यता कब मिली, तो पूरा वीडियो देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं राजस्थान का नामकरण। ब्रह्माव्रत है ना, ब्रह्माव्रत किस में कहा गया, वैदिक काल में इसको ब्रह्माव्रत कहा गया, किसको, राजस्थान को। फिर मरुकांतार है ना, ये वाल्मीकि की रामायण, वाल्मीकि की पुस्तक थी ना रामायण, उसके अंदर हमारे राजस्थान का नाम मिलता है मरुकांतार। राजस्थानी द्वितीय किस में मिलता है, बसंतगढ़ लेक है जो सिरोही में, वहाँ हमारे राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थान द्वितीय। राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 में। ये कहाँ के थे, जॉर्ज थॉमस थे ना, ये ग्वालियर के शासक थे, दौलत राव सिंधिया के क्या थे, अंग्रेजी कमांडर थे। कौन थे, जॉर्ज थॉमस। इनके जो लिखित प्रमाण फिर मिलता है हमें राजस्थान का, वो 1805 की विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी, मिलिट्री मेमोर ऑफ द जॉर्ज थॉमस। उसके अंदर इनका लिखित प्रमाण में मिलता है कि राजस्थान का नाम मिलता है। राजस्थान, रजवाड़ा, रायथाना, ये नाम किसने दिया था, ये कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान 1829 में नाम मिलता है। ये तीनों नाम उस पुस्तक में मिलते हैं, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक में। फिर 1835 में इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, कर्नल जेम्स टॉड की। फिर 1839 में पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, ये पुस्तक इनकी थी, और इनके मरने के बाद इनकी पत्नी ने इसकी छपवाई थी या इसको प्रकाशित करवाया था। और कौन सी पुस्तक थी, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, ये पुस्तक थी। मनोज नैन्सी की पुस्तक थी, नैन्सी ख्यात में भी हमें राजस्थान शब्द मिलता है। वीरबान की पुस्तक कौन सी है, राज रूपक, उसके अंदर भी हमें राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद आपको शायद अब तक दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा इस पर से। मनोज नैन्सी वाली मैंने बता दी, वीरबान की राज रूपक ये भी बता दिया। राजस्थान शब्द का एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को हुआ था ना, तब हमें पूर्वी राजस्थान नाम मिलता है, पूर्वी राजस्थान संघ, जिसे दूसरा नाम दिया गया था, नाम था राजस्थान का, जब हमें वर्णन मिलता है। वैधानिक मान्यता छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को हमें राजस्थान नाम मिलता है, जो राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसको मान्यता दी थी। तो ये इसका नामकरण था। अब इनकी लंबाई है, क्षेत्रफल है, अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, पूर्व से लगा के पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। पूर्व में है धौलपुर का शिलांग गांव, इसका जो स्थानीय बिंदु है, और दक्षिण में, पश्चिम में है जैसलमेर का कटरा गांव, जिससे हमें अनुमान लगाता है इनकी लंबाई है, किसकी, राजस्थान की। और ये है दक्षिण बिंदु, और ये है उत्तर में गंगानगर का कौन गांव, दक्षिण में बांसवाड़ा में। ये क्या है, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, कितनी है, 826 किलोमीटर। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और मील में अगर हम देखें तो 1,32,139 वर्ग मील के है इसकी जो क्षेत्रफल है। उसके बाद है उसका कुल क्षेत्रफल बता दिया मैंने, और भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना है, 10.41% है ये भारत के क्षेत्रफल से। ये सब परीक्षा उपयोगी है और परीक्षा में बार बार प्रश्न आ चुके हैं। ये राजस्थान का मैप है जैसा मैंने बनाया है। इसकी अक्षांशीय विस्तार किसे कहते हैं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो खड़ी रेखा है ना वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो अक्षांशीय विस्तार ये होगा जो यहाँ से लगा के, यहाँ से हम देखें चाहे गंगानगर से लगा के यहाँ तक, ये होगा अक्षांशीय विस्तार इनके बीच का। देशांतरीय विस्तार वो होगा जो यहाँ से लगा के यहाँ तक होगा, जैसलमेर के तक, ये देशांतरीय विस्तार। किस तरह से है थोड़ा सा समझ लेते हैं हम भारत के मैप से। ये है ना, ये अक्षांश रेखा है, पृथ्वी के, ये गोलाकार पृथ्वी है, इस पर अक्षांश रेखा है, ये 23 डिग्री, ये कर्क रेखा है। और ये जो है ना, ये कौन सी रेखा है, ये देशांतर रेखा है, जो उत्तर से लगा के दक्षिण तक कहलाती है। मैं आपको थोड़ा सा मैप बता दूँ पूरा और समझा दूँ तो, भारत का जो विस्तार है 69-30 पूर्वी देशांतर, 78-17 पूर्वी देशांतर, यानी कि पूर्वी देशांतर, ये 0 देशांतर है। जो इस दिशा में जो भी होगा उसे पूर्व देशांतर कहा जाएगा, ये देशांतर रेखा है।
और इस दिशा में जो होगा वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो मैंने कहा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा जो ये 4850 है। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है पता है? एक ये छोड़ दो, 1070 छोड़ दो, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ लगती है। बाकी यहाँ से लगा के सभी राज्यों के साथ में ये टच है ना, यहाँ से लगा के पूरी, तो यहाँ से ये होगी कितनी है अंतर्राज्यीय सीमा 4850। उसके बाद कुल स्थलीय सीमा कितनी है पूरे राजस्थान की? अब पूरी गिननी पड़ेगी आपको, ये भी साथ में लेनी पड़ेगी। तो 5920 किलोमीटर है। ये रेड क्लिफ ने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था। जो 1070 किलोमीटर है ना, उसको रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था। उसके बाद हम देखेंगे पहले कौन से राज्य में। देखो ये गंगानगर है, लेकिन यहाँ पंजाब के साथ लिखती है 79 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ लगती है। ये जो लगती है हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। किसके साथ? यहाँ हरियाणा, यहाँ पंजाब, यहाँ हरियाणा, यहाँ उत्तर प्रदेश है, आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है वो है 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा राज्यों में अगर लगे तो वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद लगती है गुजरात के साथ। गुजरात है ना, यहाँ बांसवाड़ा तक मध्य प्रदेश की, बांसवाड़ा से लगा के यहाँ साचौर तक गए, गुजरात है ना, साचौर तक ये सीमा आती है पाकिस्तान की। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक है 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। तो ये मैंने सीमा बता दिया। ये देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। अब मैं समझाती हूँ आपको। ये है ना, मैंने ग्लोब बनाया, पृथ्वी की आकृति बनाई, उस पर ये अक्षांश रेखाएं खींची है। तो ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है, जो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, लेकिन भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना, उसकी ट्रिक भी है। और ये है मकर रेखा, जो दक्षिणी दिशा में, दक्षिणी भाग में, पृथ्वी के दक्षिणी भाग में है ना, 2 गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये 0 अक्षांश रेखा है जो बीच में पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अक्षांश रेखाएं उत्तर की ओर इधर से जाएंगे और इधर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो चपटी होती जाएगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी यहाँ से गोल है, थोड़ी सी चपटी है ना, इसलिए ये मैंने भारत बनाया। भारत के अंदर राजस्थान है। तो अगर ये उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो राजस्थान हमारे उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी दिशा में कह दे उत्तरी गोलार्ध में। तो कितने अक्षांश पर है ये देख सकते हो आप। मैं राजस्थान को पूरा बता दी हूँ कौन से अक्षांश पर कितना है। तो यहाँ राजस्थान है भारत के पश्चिम दिशा में, लेकिन पृथ्वी की जो दिशा है वहां आपको मिलेगा ये पूर्व दिशा में। और अगर गोलार्ध देखे तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ये 0 डिग्री अक्षांश है ना, 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को। उसके बाद हम देखेंगे मकर रेखा। ये यहाँ पर ये 21 जून को सीधा कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है और यहाँ पे 22 दिसंबर को चमकता है मकर रेखा पे, है ना। जो सबसे लंबी रात होती है, यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ये सब हम पढ़ेंगे ना सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग भी है, तो थोड़ा सा डीपली आगे एक टॉपिक अलग से लूंगी, अक्षांश और देशांतर रेखा होगा। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है इधर से, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। आप देख सकते हो ये देशांतर रेखा, ये 0 देशांतर, इस भाग को पूर्वी देशांतर कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर से इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री इधर से जाएंगे पश्चिम में तो ये पश्चिमी देशांतर। तो हम कहाँ से हैं? पूर्वी देशांतर में। ये हमारा राजस्थान, मैंने भारत बनाया, भारत के अंदर राजस्थान, तो पूरा भारत आता है पूर्वी देशांतर में। हमारा राजस्थान है, ये भी आएगा पूर्वी देशांतर में। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम प्रश्न आया था कि देशांतर पूर्वी देशांतर में है या हम पश्चिमी देशांतर में। एक शब्द का अर्थ यानी कि जो फर्क था उससे पूरा MCQ गलत हो जाता था। लेकिन अगर आपने आराम से अगर पेपर पढ़ा है तो आपका राइट हो जाएगा। मैंने पूर्व एग्जाम के प्रश्न देखे हैं। यहाँ है राजस्थान हमारा भारत के पश्चिमी दिशा में, देख रहे हो हम उत्तर पश्चिम में, लेकिन हमारी जो पूरी पृथ्वी ग्लोब के अनुसार देखेंगे तो राजस्थान पूर्वी दिशा में, पूर्वी देशांतर में। अगर अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए आपको समझना है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, जिस तरह से उपनाम दिए गए हैं ना। राजस्थान का भौतिक स्वरूप या भौतिक प्रदेश, सर्वप्रथम इनका वर्गीकरण 1968 में प्रोफेसर VC मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया, जिसका प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्थल स्वरूप भौगोलिक दशा के आधार पर इन्होंने किया था। ऊंचावास और भौगोलिक संरचना के आधार पर 1994 में हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी, इन्होंने पुस्तक कौन सी थी? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। दोनों पुस्तकों के नाम याद रखना, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। ये दोनों किस किस की पुस्तकें हैं? इन्होंने 4 उपभागों में बांटा था। भौतिक प्रदेशों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार का, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार।
या मैदान। तो ये हम आज पढ़ेंगे इन चारों के अनुसार। इसको फिर 2 भागों में बांटेंगे, फिर 4 भागों में बांटेंगे। अर्धशुष्क मरुस्थल को हम देखते हैं आगे। यहाँ हम देखेंगे ना, शुष्क मरुस्थल है ना, ये जैसलमेर में है। बालू का युक्त स्तूप है ना, मुक्त स्तूप। ये बालू यहाँ क्या नहीं है, यानी कि धोरे नहीं है, यानी कि रेत नहीं है। यह बालू का स्तूप मुक्त है 41.50। तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र है वो मैप से बताऊंगी मैं। और ये जो क्षेत्र है ना, ये आप देख सकते हो, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ये शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है, जिसके अंदर आप हम देखेंगे ना मैप, देखो नागौरी उच्च भूमि देखेंगे, पूरा मैप से बताऊंगी मैं अभी। ये जो भाग बांटा ना, हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक में बताया। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र ये है, और अरावली प्रदेश भाग ये है, ये पूर्वी मैदानी भाग, और ये हाड़ौती का पठार। इस तरह से 4 भागों में बांटा है। अब इसको हम 2 भागों में बांटेंगे फिर से, आगे हम देखते हैं। तो ये देख सकते हो शुष्क क्षेत्र है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जिसके अंदर शेखावटी क्षेत्र, नागौरी क्षेत्र, लूनी बेसन और गोंडवाना प्रदेश आएगा। दक्षिणी का जो अरावली प्रदेश ये तो अलग है, ये लूनी बेसन के अंदर ही आता है करोनी। इनको 4 भागों में, ये घग्गर का मैदान, यहाँ आप देख सकते हो घग्गर क्षेत्र। यहाँ से ये सब इनको 4 भागों में फिर से बांटेंगे। तो पहले आज मैं इसको कर देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे को डिटेल से समझाएंगे। इसके साथ ही नदियाँ भी आती जाएगी, पार्क भी आते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे। तो ये 33 सागर के अवशेष हैं, और इनकी जहाँ जनसंख्या 40% निवास करती है। 61.11% यहाँ का क्षेत्रफल है। जो क्षेत्र है वो शुष्क या पूरा अभी पूरा है, आधा नहीं है, मैं पूरा का बता रही हूँ। यहाँ हम देखेंगे अभी तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल, 33 सागर के अवशेष, क्षेत्रफल, और यहाँ टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें भी हैं, रेतीली बालुई मिट्टी। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार जो मिट्टियाँ हैं ना, वो एरंडी सॉइल और एंटी सॉइल्स, ये दोनों यहाँ पाई जाती थी। एरंडी सॉइल कहाँ है, एंटी सॉइल्स कहाँ है, जब अर्ध शुष्क प्रदेश पूरा पढ़ेंगे ना बता दूंगी। मरुस्थल के प्रकार यहाँ हमादा जो चट्टानी पथरीला मरुस्थल है, इर्ग, रेग, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है 41.50, और बालू का स्तूप युक्त है वो 58.50 है। ये देख सकते हो इतना है। अनुदैर्य पवनामुखी रेखीय शिव बालू का स्तूप, इन सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मैं अभी बता रही हूँ। बरखान, तारानुमा, पैराबोलिक, सब्र, नेटवर्क, अवलोधी बालू का स्तूप, अर्ध शुष्क और घग्गर का मैदान। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र मरुस्थल है ना, सेकंड पार्ट, जिसके अंदर घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, गोंडवाना प्रदेश या लूनी बेसन, ये सब आएंगे। इसको तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थोड़े से मैंने अभी उपनाम तो बता ही नहीं, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर गई, तभी उपनाम बता दूं। तो योधेय क्षेत्र है ना, वो कहाँ आता है वो मैं बता दूं अभी। ये आता है देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, और यहाँ अनूपगढ़ था पहले, अभी हट गया। आपको मैं पुराना मैप बता रही हूँ। यहाँ पोखरण है, और सॉरी फलोदी की जो सीमा है ना वो पाकिस्तान से लगती है, ये भी याद रखना। अब पाकिस्तान की सीमा पे 5 जिले हो गए हैं, क्योंकि ये फलोदी जुड़ गया। अनूपगढ़ तो हट गया, पहले अनूपगढ़ था जो बीकानेर को हटा के किया था, अब ये फलोदी है जो जोधपुर में। अब बाप क्षेत्र है ना वो फलोदी में आता है। इस तरह से थली, ये इसको कहा जाता है शेखावटी क्षेत्र को। रोही का मैदान जो यहाँ आता है जयपुर और भरतपुर के क्षेत्र को रोही का मैदान। सूरसेन जनपद, धौलपुर, भरतपुर, ये देख सकते हो, ये है ना करौली, भरतपुर, अलवर, ये धौलपुर, भरतपुर और अलवर है ना, ये है रोही का मैदान, सूरसेन जनपद का क्षेत्र है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखाया हुआ है, दिख रहा है मुझे, दिख नहीं रहा। मालपुरा करौली, मालपुरा टोंक से लगा के करौली तक जो जो मैदान है ना, ये मालपुरा करौली का मैदान है। और ये वो है ना, कौन सी नदी आती है यहाँ, बाणगंगा, और यहाँ से कौन सी आती है, बनास। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को मालपुरा करौली मैदान है। उसके बाद देवगढ़ जो पिंडमान मैदान है, ये कहाँ है, टोंक और ये राजसमंद के बीच में है पिंडमान का मैदान। और आगे देसरो हमने नहीं बताया अभी। देसरो, ये जो कौन सी पहाड़ियाँ इन दोनों के बीच में है देसरो, एक तो गिरवा की पहाड़ियाँ, ये गिरवा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में। देसरो, जरगा और रागा, ये है रागा और ये जरगा। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य में जो स्थान है, हरा भरा क्षेत्र है, उसे कहते हैं देसरो। क्या कहा जाता है, देसरो। और ये 56 की पहाड़ियाँ, आपको पता है 56 का मैदान कहाँ है, अभी मैं बताती हूँ। तो 56 की पहाड़ियाँ हैं, जैसे गोलाकार, मैंने ये गोलाकार बनाया ना, ये 56 की पहाड़ियाँ गोलाकार, जो बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में, कहाँ है, बालोतरा क्षेत्र में। ये है गोंडवाना क्षेत्र, जो सिरोही, जालोर और बाड़मेर का बालोतरा वाला क्षेत्र आता है, उसे कहते हैं गोंडवाना क्षेत्र। जब हम अर्ध शुष्क क्षेत्र में पढ़ेंगे, जो लूनी बेसन कह दो या उसे गोंडवाना क्षेत्र कहा जाता है ना। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, उदयपुर में है। पिंडमान का मैदान बता दिया मैंने। मेवल और बागड़ किसे कहा जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को मेवल या बागड़ कहा जाता है। कांठल प्रदेश है वो प्रतापगढ़ में, कहाँ है, प्रतापगढ़ में।
और यहाँ हम देखेंगे 56 की पहाड़ियाँ। ये है 56 की मैदान, सॉरी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है 56 का मैदान। अभी अभी हमने पढ़ा 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बालोतरा बाड़मेर में है, जो गोलाकार पहाड़ियाँ है ना। कई बार एग्जाम में अभी पूछा ये पिंड मांड है ना देवगढ़ का, ये किन किन के बीच में है, तो ये भीलवाड़ा नहीं, सॉरी, टोंक और राजसमंद के बीच में है। और ये पिंड मांड का देवगढ़ का मैदान है। कई बार एग्जाम में अभी आया असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसलिए बता रही हूँ। ये मरुस्थल के प्रकार हैं, आप देख सकते हो। रेंग मरुस्थल किसे कहा जाता है, हमादा मरुस्थल। हमादा मरुस्थल कहाँ कहाँ है, एक तो है, देखो आप, मैंने बताया बाड़मेर के बालोतरा में, एक है फलोदी। अभी मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि फलोदी अलग जिला बन गया है, ये जोधपुर में नहीं है, पहले ये जोधपुर में आता था। तो फलोदी में, बाड़मेर में है, पोखरण के, जैसलमेर के पोखरण में है। ये है हमादा मरुस्थल, 3 जगह पे पाया जाता है। और इनके आजू बाजू जो पाया जाता है वो कहते हैं रेंग मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, रेंग। ये पथरीला है और इनके आजू बाजू कंकर पाई जाती है ना, उसे रेंग कहते हैं। हम कंकरी वाला, कंकरीला पत्थर पहाड़ होता है ना, उस तरह से। तो ये बता दिया। ये है ना बालू का स्तूप मुक्त, यहाँ बालू का स्तूप नहीं है, ये पथरीला मरुस्थल मैंने बताया था। यहाँ मैंने कि नहीं है, वो क्या नहीं है, धोरे वगैरह नहीं है। तो यहाँ क्या क्या पाया जाता है, यहाँ देखो जैसलमेर से लगा के मोहनगढ़ तो पाई जाती है लाठी सीरीज क्षेत्र, है ना, लाठी सीरीज क्षेत्र जो 64 किलोमीटर है। कितनी है, 64 किलोमीटर। और यहाँ हम देखेंगे ये है ना, ये जुरासिक पार्क कालीन जो पार्क है उसे क्या कहते हैं, जीवाश्मक पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान या अक्कलकोट पार्क, ये भी इसी के अंदर है, जैसलमेर में है। उसके बाद हम देखेंगे चांदन नलकूप, ये भी जैसलमेर में है। और यहाँ हम देखेंगे कुलधरा ग्राम, ये प्रथम कैक्टस गार्डन भी कुलधरा ग्राम में है और ये भी जैसलमेर में है, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जहाँ धोरे नहीं है, जैसलमेर में है। या यहाँ अगर आपको पूछा जाए तो शुष्क मैदान में है ना। तो इसलिए से मैं अपने राजस्थान का मैप मेरे से जैसा बनता है मैंने बता दिया। और जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ ना, एक ये भी रह चुका था, भोराट का पठार कहाँ है। भोराट का पठार ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुंभलगढ़ है राजसमंद में और ये गोगुंदा है उदयपुर में। और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है ये भोराट का पठार। कहाँ है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। अब लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर में आता था, अब ये सलूम्बर में आएगा, क्योंकि सलूम्बर अलग जिला बन गया है ना, इसलिए। तो आगे हम देखेंगे और भी। वैसे ये कब आएगा, पूर्वी मैदानी भाग पढ़ेंगे ना, वहाँ सारे आ जाएंगे। अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये पश्चिमी भाग। कौन सा, आगे आगे जिस तरह से सभी आएगा ना, जैसे कि अभी यहाँ से क्या क्या आएगा, घग्गर के मैदान में नदी आएगी। अरावली प्रदेश में जितने भी पहाड़ आएंगे ना वो पढ़ेंगे। मैदानी भाग में जितने भी पठार आएंगे, कौन कौन से पठार हैं, यहाँ फिर आड़ोती क्षेत्र का क्या क्या विशेषताएं, फिर अभी इनकी फसलें भी पढ़नी हैं, धीरे धीरे से पढ़ेंगे, इनकी मिट्टियाँ भी पढ़नी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे भी बताएं कि आपको क्या करना। आज ही मैंने भूगोल स्टार्ट की है, तो मैं चाहती हूँ कि भूगोल की जितने राजस्थान में फसलें वगैरह हैं, मैप से समझाऊँ तो अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। अक्षांश देशांतर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये 2nd ग्रेड में भी टॉपिक है, रीट में भी है। तो रीट के अकॉर्डिंग, 2nd ग्रेड के अकॉर्डिंग दोनों साथ में चलेंगे। और रीट, और आपको पता हो तो 4th ग्रेड पटवार पुलिस में, तो ये सभी राजस्थान का भौतिक स्वरूप तो है ही। इन दोनों बुकों को याद रखना जो मैंने अभी बताई है आपको। कौन कौन सी बताई हैं, एक तो अभी बताई थी जो किसकी, हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक थी जो 1994 में, और 1968 वाली थी राजस्थान का भूगोल VC मिश्रा की। इन दोनों पुस्तकों को अच्छी तरह याद रखना। तो वो कौन सी पुस्तक थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, हरिमोहन सक्सेना, प्रोफेसर तिवारी, इन दोनों की। और इन दोनों ने वर्गीकरण किया। आगे हम पढ़ते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।